सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हम पढ़ रहे थे एविडेंस के बारे में और ये एविडेंस से थे इवोल्यूशन से रिलेटेड। तो हम इवोल्यूशन से रिलेटेड एविडेंस को जब हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि उसको 10 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जिसमें से 2 को हम पढ़ चुके हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार से जो समय समय पर एविडेंस दिए गए हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसी को कंटिन्यू करते हुए, यानी कि एविडेंस फ्रॉम टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी से रिलेटेड या वर्गीकरण से संबंधित जब जीवों का वर्गीकरण किया गया तो उससे संबंधित कुछ प्रमाण यहाँ पर रखे गए, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन हुआ तो क्लासिफिकेशन के लिए हम जब किसी भी चीज को ना कैटेगराइज करते हैं, जैसे हम छोटी क्लासेस में होते हैं तब हमें कुछ ग्रुपिंग्स बनाने को दी जाती हैं, तो वो ग्रुपिंग्स क्या होती हैं, अलग अलग बेस पर होती हैं। जैसे हमसे कहा जाता है इक्वेलिटी के बेस पर आप ग्रुपिंग करिए, ठीक है, या हमें कुछ ऐसे हम कंपटीशन देते हैं तो हमें कुछ नाम दिए होते हैं ऐसे, या कुछ फिगर दिए होते हैं, या कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है और उसमें से ऑड को सेलेक्ट करना होता है, यानी कि जितनी इवन है वो सारी की सारी क्या होंगी, एक कैटेगरी में होंगी। तो ऐसा ही यहाँ पर है कि जब क्लासिफिकेशन हुआ तो क्लासिफिकेशन यहाँ पर सिमिलैरिटी के आधार पर किया गया, यानी कि समानता के आधार पर किया गया। समान लक्षण वाले जो जीव थे उनको एक साथ रखा गया और जिन जीवों में विभिन्नताएं थी, यानी कि जिनके लक्षण अलग थे, उनको अलग से वर्गीकृत किया गया, यानी कि उनका क्लासिफिकेशन अलग से किया गया। ठीक है। अब जनरली क्या होता है, समानता के आधार पर हम जब स्टडी करते हैं तो हमें एक से कैरेक्टर को स्टडी करने में सुविधा होती है, इसलिए क्लासिफिकेशन में जो ऑर्गेनिज्म सिमिलैरिटी रखते हैं उनको एक साथ रखते हैं। अब देखिए, हम जानते हैं जब ओरिजिन हुआ किसी भी ऑर्गेनिज्म का, यानी कि ओरिजिन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो जब जीवों की उत्पत्ति हुई तो जीवों की उत्पत्ति के समय कैसे जीव थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, यानी कि वो अवस्थाएं कैसी थी, यूनिसेलुलर अवस्था थी। ठीक है। धीरे धीरे करके जितने भी एनिमल्स थे, जितने भी प्लांट्स थे, बहुत ज्यादा उनमें यूनिसेलुलर बेस पर बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। ठीक है। अब इन सभी का जो एक समान एंसेस्टर माना जाता है, जिसका हम यूग्लिना का जिक्र पहले भी कर चुके हैं, यानी कि यूग्लिना, इनका जो एंसेस्टर है यूग्लिना के जैसा ही कोई एक पूर्वज रहा है, यानी कि इन इस तरीके की यूनिसेलुलर प्लांट की और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि यूग्लिना की जैसी प्रॉपर्टीज है या यूग्लिना की जैसी शारीरिक संरचनाएं हैं। हम जानते हैं यूग्लिना भी क्या है, एक कोशिकीय जीव है, लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ, एक कोशिकीय जंतु और एक कोशिकीय पादप जब अलग अलग समुदाय में बट गए तो ये यूग्लिना ने क्या काम किया, उनके बीच में कहीं ना कहीं एक इंटरलिंक की तरीके से आज भी यहाँ पर दिखाई देता है, यानी कि कनेक्टिंग लिंक है ये प्लांट के बीच में और एनिमल्स के बीच में। तो ये बताता है कि कहीं जो डेवलपमेंट हुआ तो प्लांट के और एनिमल के जो पूर्वज रहे वो पूर्वज कैसे थे, एक से ही रहे। फिर क्या हुआ, जैसे टाइम पास होता चला गया, जो ये ऑर्गेनिज्म थे उनके शरीर में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आती चली गई, शरीर जटिल होता चला गया और इसके आधार पर ये कैसे हो गए, डिप्लोब्लास्टिक। ठीक, डिप्लोब्लास्टिक। फिर हिंदी में जिसको क्या कहा जाता है, द्विस्तरीय। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, द्विस्तरीय। फिर डेवलपमेंट हुआ, ये डिप्लोब्लास्टिक किस में चले गए, ट्रिप्लोब्लास्टिक में, मतलब चेंज हो गए, डेवलपमेंट हो गया। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या हो गया, त्रिस्तरीय। ठीक है, ये कैसे हो गए, त्रिस्तरीय। अब धीरे धीरे हमने पढ़ा है सीलोमेट एनिमल्स के बारे में, जब हमने सिमेट्री पढ़ी थी। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, धीरे धीरे करके एसीलोमेट से, हाँ, एसीलोमेट ऑर्गेनिज्म से क्या बने, सीलोमेट ऑर्गेनिज्म बने। ठीक है। अब इन जंतुओं के लक्षणों के आधार पर इन्हें अलग अलग किस में रखा गया, फाइला में रखा गया, कि एसीलोमेट को अलग रखा गया, सीलोमेट को अलग रखा गया। फिर उसके बाद डेवलपमेंट होता रहा, कुछ में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो गई और जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं थी उन्हें क्या कहा गया, नॉन कॉर्डेट्स कहा गया। जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी उन्हें कहा गया
कॉर्डेट, यानी कि इनको भी अलग अलग रखा गया और इनको कहा गया कॉर्डेटा में। ठीक है, अब बात आती है कि कॉर्डेटा में भी, अगर सिर्फ कॉर्डेटा की अगर हम बात करते हैं तो कॉर्डेटा में भी जो शारीरिक संरचना थी वो बहुत ज्यादा जटिल हो गई। जैसे यहाँ पर तीनों तरीके के एनिमल थे, ऐसे भी थे जो पानी में रहते थे, ऐसे भी थे जो पानी में और पृथ्वी पर दोनों पर रहते थे जिन्हें एम्फीबियंस हम कहते हैं, और ऐसे भी थे जो कहाँ रहते हैं, जमीन पर रहते थे। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि जब कॉर्डेट की शारीरिक संरचना की हम बात करें तो जो जल में रहने वाले थे उनको हम कह रहे हैं जनरली फिशेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, जल और थल दोनों में रह रहे हैं उनको हम कह रहे हैं एम्फीबियंस। जैसे एम्फीबियन का एग्जाम्पल हम जानते हैं फ्रॉग। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी थे जो स्थल पर थे जिन्हें हम कहते हैं रेप्टाइल्स, सरीसृप जिनको कहा जाता है, और इनके शरीर पर क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं, यानी कि शल्क होते हैं। ठीक है, अब कॉर्डेटा में क्या है, आपके बर्ड्स भी आई, लेकिन बर्ड्स की जो बॉडी थी वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी, बहुत ही ज्यादा एडवांस थी, और जो इनसे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी थी वो थी मैमल की, यानी कि स्तनधारियों की। ठीक है, अब इन सभी वर्गों के जंतुओं में विभिन्नता होते हुए भी बहुत सारी समानताएं पाई गई और इनको क्या किया गया, फिर भी एक में रखा गया। तो सभी कॉर्डेटा जितने भी समुदाय हैं उसके जंतु एक मतलब कहीं ना कहीं अगर ये सब एक ही ग्रुप में है और एक से ही कुछ गुण दिखाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि इनके जो पूर्वज रहे होंगे वो कहीं ना कहीं इनके पूर्वज एक ही रहे होंगे। तो इसी वर्गीकरण के बेस पर, यानी कि इसी स्टडी के बेस पर जंतुओं में जटिलता बढ़ती चली गई, इवोल्यूशन होता चला गया और डेवलपमेंट होता चला गया, बॉडी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई। अगर हम यही देखें तो हम यूनिसेलुलर से लेके मैमल तक पहुंच गए जिसकी बॉडी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब जब मनुष्य का वर्गीकरण किया जाता है, ह्यूमन क्लासिफिकेशन होता है, तो उस क्लासिफिकेशन में ह्यूमन क्लासिफिकेशन, जब इसमें ह्यूमन क्लासिफिकेशन होता है तो ऑर्गुटान, गोरिल्ला और चिंपैंजी, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होंगे, एप्स, कपी जिन्हें बोला जाता है, तो उन्हीं के साथ किसका किया जाता है क्लासिफिकेशन, मनुष्य का क्लासिफिकेशन उन्हीं के साथ किया जाता है। क्यों किया जाता है कि मनुष्य के जो पूर्वज थे वो क्या थे, एप थे। हम जनरली मंकी के बारे में कहते हैं लेकिन मनुष्य के पूर्वज क्या थे, एप थे, यानी कि जिन्हें कपी कहा जाता है। ठीक है, तो वर्गीकरण से ये भी पता चलता है कि मनुष्य क्या है, बंदरों का, यानी कि इनका और इनका, एप का और मंकी का, इन दोनों की अगर एंसेस्ट्री को देखें तो कहीं इनके पूर्वज या प्रागैतिहासिक पूर्वज जिन्हें बोलेंगे, प्री हिस्टोरिक एंसेस्टर्स जिनको कहेंगे, वो क्या है, समान है, यानी कि मनुष्य के, एप के और मंकी के, तो इनके प्री हिस्टोरिक एंसेस्टर्स क्या है, समान है। फिर आता है जब क्लासिफिकेशन किया गया तो उसकी एक यूनिट भी बनाई गई, यानी कि बेसिक यूनिट बनाई गई क्लासिफिकेशन की, CA। वो इकाई क्या थी, वो इकाई बनाई गई स्पीशीज, जिसके आधार पर एक ही जीनस के एनिमल्स को स्पीशीज के बेस पर अलग अलग करके हम पहचान सकते थे और उन्हें हम पढ़ सकते थे। जब अलग अलग स्पीशीज थी तो जो समान स्पीशीज थी, एक सी स्पीशीज के एनिमल्स को हमने क्या किया, एक ही साथ के वंश में या एक ही जीनस में उनको रखा, ताकि एक जीनस जब हम उठाएं उसकी स्टडी करें तो उस जीनस से रिलेटेड जितनी स्पीशीज हैं उनके बारे में हमें एक जगह जानकारी मिल जाएगी। फिर क्या हुआ, जो एक से जीनस के थे, यानी कि जो समान, जीनस मतलब हिंदी में हुआ वंश, जो समान वंशों के थे उनको रखा गया एक ही फैमिली के अंतर्गत। ठीक है, फिर एक ही फैमिली को किसके अंतर्गत रखा गया, एक ही गण यानी कि ऑर्डर के अंतर्गत, और एक ही ऑर्डर के किसमें रखा गया, फाइलम। एक ही उसमें किस ऑर्डर को किसमें रखा गया, एक समान ऑर्डर्स को किसमें रखा गया, एक ही फाइलम में रखा गया। तो पूरे का पूरा जो जैव विकास है इस आधार पर तैयार हुआ और इसको जो रिप्रेजेंट किया था वो किया था कैरोलस लीनियस ने। द्विनाम पद्धति के जनक जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, कैरोलस लीनियस, कार्ल वान लीनियस, और इन्होंने ही द्विनामकरण पद्धति यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को प्रस्तुत किया था।
शुरू में तो एक्चुअली क्या हुआ कि जब जैव विकास को हम पढ़ रहे थे तो उस समय उसकी क्या सत्यता है, यानी कि उसका यहाँ पर कैसा इम्पैक्ट है, उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। तो इनका ये कहना था कि जितनी भी स्पीशीज होती हैं वो अलग अलग प्रकार की बनी होती हैं, और कुछ समय बाद उन्होंने फिर ये देखा कि जो नियर बाई 2 स्पीशीज होती हैं उनमें अगर हाइब्रिडाइजेशन करा दिया जाए, यानी उनमें अगर नियर बाई स्पीशीज में संकरण करा दिया जाता है तो वहां पर क्या होती है, न्यू स्पीशीज बन जाती है। अभी न्यू स्पीशीज कॉन्सेप्ट को हम पढ़े हैं, डार्विन को हमने पढ़ा है। इसी में एक हम बात करेंगे ट्री ऑफ लाइफ की। ट्री ऑफ लाइफ क्या है, आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, अगर जनरली देखें तो क्या ट्रेंड चला हुआ है, फैमिली ट्री को बड़ा प्रमोट किया जा रहा है। यानी एक वॉल पर ट्री जैसा बनाया जाता है और उसकी ब्रांचेस में जो नई जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को के फोटोज उस पर लगाए जाते हैं और उसे फैमिली ट्री की संज्ञा दी गई है। तो ऐसे ही ट्री ऑफ लाइफ है। ट्री ऑफ लाइफ में क्या है कि जब क्लासिफिकेशन हुआ तो क्लासिफिकेशन का बहुत ही ब्रीफ हिस्ट्री एक इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लीनियस ने काम किया था, जितने एक से एनिमल थे, ऑर्गेनिज्म थे या समान जंतु थे, उनको एक साथ रखा और एक मैप बनाने की कोशिश की, यानी एक मानचित्र बनाने की उसने कोशिश की। लेकिन ये कोशिश उनकी पूरी नहीं हो पाई थी, सफल नहीं हो पाए थे। जो वो एक मैप के जरिए, एक चित्र के जरिए पूरे का पूरा क्लासिफिकेशन समझाना चाहते थे। उसके बाद क्या हुआ, लेमार्क की बात करते हैं। लेमार्क ने इसी चीज को लैडर के रूप में, यानी कि सीढ़ी के रूप में समझाने की कोशिश की। वही वाला तरीका जो अब हम कह रहे हैं बड़ा कॉमन हो गया है। एक ट्री जो फैमिलीज में इस तरीके से लगा रहता है, लगाया जाता है, बड़ा सा पिक्चर ड्रॉ किया जाता है और यहाँ पर एक फ्रेम लग गया, यहाँ पर वो 4 पेरेंट्स के फ्रेम लग गया है, यहाँ पेरेंट्स का लग गया है, यहाँ पर जो उनकी संतानें हैं उनका लग गया है। तो इस तरीके से फैमिली ट्री तैयार किया जाता है। तो लेमार्क ने भी यही काम किया। लेमार्क ने ये कहा कि जब हम ये एक ट्री के माध्यम से इसे समझाना चाह रहे हैं तो हम इसे एक सीढ़ी बनाकर समझें तो सही है। उन्होंने कहा सीढ़ी के जैसा एक क्रम बनाया जाए और उस क्रम को विकास के आधार पर, जैसे जैसे विकास हुआ, जैसे जैसे चेंजेस होते चले गए, नई स्पीशीज बनती चली गई। और कुछ ऐसी स्पीशीज थी जिन्होंने सर्वाइवल किया, कुछ ऐसी थी जिन्होंने इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को ढाल लिया, कुछ ने नहीं ढाला। तो उनको उसी क्रम में व्यवस्थित किया गया। तो जब उसी क्रम में उन्होंने उसे व्यवस्थित किया तो वहां पर फॉर्म हुआ ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है, वहां पर क्या फॉर्म हुआ, ट्री ऑफ लाइफ। तो जो जिस स्थान पर जंतु था, जैसे जो विकासशील जंतु है, जो यहाँ पर पूर्वज की बात कर रहे हैं उसमें भी यहाँ ये था, लेकिन जैसे जो विकासशील या प्रगतिशील जो जंतु है उसे अलग अलग स्थानों पर उसी क्रम में इस पेड़ पर सजाया गया। ठीक है, तो फिलहाल ये था कि ट्री ऑफ लाइफ क्या है, किसने उसे रिप्रेजेंट किया था, लेमार्क ने रिप्रेजेंट किया था। हालांकि कैरोलस लीनियस ने वो ट्री बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने एक मानचित्र का प्रयोग किया था जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा। तो इन एविडेंस से भी हमें पता चलता है कि जब क्लासिफिकेशन हुआ, यूनिसेल्युलर से लेके मल्टी सेल्युलर तक ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए और उनके बीच में जगह जगह कनेक्टिंग लिंक्स आते थे, जैसे कि यूग्लिना वगैरह है। तो ये कनेक्टिंग लिंक्स ये इंडिकेट करते थे कि इवोल्यूशन हुआ है। तो फिलहाल इस सेशन में इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलेंगे। अभी जो छोटा सा यहाँ टॉपिक आया था उसको उसमें डिस्कस कर लेंगे, यानी कि कनेक्टिंग लिंक्स को। तो कनेक्टिंग लिंक्स क्या होते हैं और किस तरीके से इवोल्यूशन में एज ए एविडेंस हम कनेक्टिंग लिंक्स का प्रयोग करते हैं, उनको देखेंगे। तो ये सेशन फिलहाल इतना। नेक्स्ट सेशन में आपसे जल्दी मिलेंगे। लगातार आप इन्फोनी कॉर्नर के साथ बने रहें, देखते रहें। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उन्हें शेयर करते रहें। लगातार साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।